हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो केमिस्ट्री पेपर 2 उसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पेपर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे हमें MOT के थ्रू इसको सॉल्व करना है। अब ये जो F2 दिया है, तो F2 जो हमारा होता है वो होता है 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जो बीच में है, जो सेंटर में है, हमें केवल वहीं पे ध्यान देना है। वैसे तो हम पूरा भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद आता है यहाँ पे सिग्मा 2pz, फिर पाई वाले ऑर्बिटल आ जाएंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार वाले ऑर्बिटल भी यहाँ साथ में आ जाएंगे। तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे एंड में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों हमें केवल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, देन 2, देन 2, 2, फिर 1 1 1 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, 1 1 1 1, और यहाँ पे भी 2 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब एक बार ऑप्शन चेक करें, तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें ये पोजीशन गलत दे दी, 2pz पहले आएगा और ये जो पाई है वो बाद में आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में भी यही काम किया है, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वहाँ पे देखो, ये हाफ फिल कर दिया पहले, उसके बाद 2 सिग्मा स्टार को फिल कर दिया, तो ये थोड़ा गड़बड़ मामला है यहाँ पे, और ये हमारा करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है, और जो बच्चे सीरियस स्टडी करते हैं उनको ये सब फैक्ट तो याद होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जिन्हें हमें देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अभी जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ऐसे कोलॉइड्स जो सॉल्वेंट में जाना ही नहीं चाहते। अगर हम बेसिकली समझे, जो अपने सॉल्वेंट को नहीं चाहते, तो अगर सॉल्वेंट को नहीं चाहते हैं तो सिंपल मिक्सिंग से तो इनका काम होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ हमें एडिशन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे, मैकेनिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट फॉर्म्ड, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, फॉर इमल्शन बोथ द डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। अब इमल्शन की अगर हम बात करें तो लिक्विड, जैसे हम एग्जांपल देते हैं ऑयल इन वाटर, तो ये भी एक इमल्शन है। जो हमारे सॉस होते हैं, खाने वाले जो सॉस होते हैं, वो भी एक इमल्शन होता है। तो लिक्विड इन लिक्विड की बात की है, डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, डिस्पर्ड फेज दोनों ही लिक्विड है, तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, मिसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। ये जो बात है थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात की है, ना किसी टेम्परेचर की बात की है। एक क्राफ्ट टेम्परेचर नाम का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, उसकी भी बात नहीं की है। तो एट एनी टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है ये गलत है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4, Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो स्कैटरिंग जो होगी वो कैसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सेस विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय PtNH3Br2। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो +2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर +2 में है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका है, तो अब हमें देखना है कि ये जो कंपाउंड है वो किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो है
फिर A2 और B2 टाइप का। तो MA2 B2 में सिस और ट्रांस, ये जो कंपाउंड है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सिस किस तरीके से कि जो M है, अगर ये दोनों A एक तरफ आ जाए, दोनों भी एक तरफ आ जाए, तो ये इसका सिस फॉर्म हो जाएगा। और अगर A के अपोजिट A और B के अपोजिट B आ जाए, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन गिवन ऑप्शन में ये चेक करना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सिस और ट्रांस कौन शो कर सकता है। तो वन बाय वन हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो जो ऑप्शन ए है वो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, M AA एंड B2। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे M, तो ये तो GI ही शो नहीं करेगा, यहाँ पे आ जाएगा नो GI। इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें जो जिंक है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आ जाएगा, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे भी हम सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl4। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मेटल देन A2B4। तो क्या हम यहाँ पे सिस और ट्रांस अरेंजमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल है। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले ये A और B को A की रेस्पेक्ट में हम इसको करते हैं, MAA, इन दोनों को पास में रखते हैं। बाकी जितनी भी जगह है वहां पे हम B को अरेंज करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, A की रेस्पेक्ट में ये बन गया हमारा सिस फॉर्म। अगर A को हम अपोजिट पोजीशन पर अरेंज कर दे, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक A ऊपर एक A नीचे, इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगी इसकी ट्रांसफॉर्म। बची हुई पोजीशन पे हम B को अरेंज कर सकते हैं। तो A के रेस्पेक्ट में ये है ट्रांस और ये है सिस, यानी जो थर्ड हमारा कंपाउंड है वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हम डी की बात करें, CrEN2H2O SO4, अगर हम डी को देखें, देखो जो डी कंपाउंड है वो क्या टाइप दिखा रहा है, M देन AA2BC, MAA2BC। तो इसको हम अरेंज करते हैं, MAA2BC। अब क्या हम यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें B और C के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना है। तो एक काम हम ये करते हैं, B और C को हम रखते हैं पास, तो ये हो जाएगा A, ये बन गई हमारी सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हम B और C को कर देते हैं अपोजिट, ये बन जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म। तो जो ऑप्शन डी है वो भी सिस और ट्रांस दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी और डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा गिवन है उसको अच्छी तरह से लिख के फिर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एटम ऑफ मेटल XYZ फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LX, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LY एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LZ रेस्पेक्टिवली। ये कुछ डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन डेटा लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो X है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो Y है वो है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और जो Z है वो है सिंपल क्यूबिक। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसकी जो एज लेंथ दी हुई है
इसकी एज लेंथ दी हुई है, उसको बोला गया है यहाँ पे Lx। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो एज लेंथ दी हुई है उसको बोला गया है Ly, और सिंपल क्यूबिक के लिए जो एज लेंथ दी हुई है उसको बोला गया है Lz। ये इनकी एज लेंथ दी हुई है। और क्या डेटा गिवन है, और ये रेशियो गिवन है, इनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे Rz अपॉन Ry, इसकी वैल्यू है यहाँ पे √3/2। और क्या गिवन है, Ry अपॉन Rx, इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8/√3। एक बार चेक कर लेते हैं। Rz अपॉन Ry √3/2, Ry अपॉन Rx a/√3। ठीक है। और क्या गिवन है, ये डेटा एक और हमें गिवन है, mz इक्वल टू 3/2 टाइम्स my इज इक्वल टू 3mx। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल x इज ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल y इज ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल z। तो ये बात तो हमें पता ही है, जो FCC है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, देन BCC, देन सिंपल क्यूबिक। तो इससे तो हम करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते ही ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको हम चेक करते हैं, Ly ग्रेटर देन Lz। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो, सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं जो एज लेंथ और रेडियस, ये जो Rx, Ry, Rz है, ये रेडियस है, एटम की रेडियस। तो इनमें रिलेशन देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो एज लेंथ है उनका रिलेशन होता है √2a इक्वल टू 4r। BCC के लिए होता है √3a इक्वल टू 4r। और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, जो एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। तो ये रिलेशन है। फेस सेंटर के लिए √2a इक्वल टू 4r, BCC के लिए बॉडी सेंटर के लिए √3a इक्वल टू 4r, और जो सिंपल क्यूबिक है उसमें क्या होता है, जो एज लेंथ है वो 2r के बराबर होती है। इसको हम बोल लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 3। अब देखो किसके बारे में बात की है, यहाँ पे y और z को कंपेयर किया है। तो y और z के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इन दोनों इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 वाई जेड के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √3Ly अपॉन Lz इज इक्वल टू 4Ry अपॉन 2Rz। अब ये तो बन गया 2, Ry अपॉन Rz का कुछ रिलेशन दिया हुआ है हमें, हाँ दिया हुआ है। Rz अपॉन Ry है √3/2, तो Ry अपॉन Rz क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन √3। तो यहाँ से जो Ly अपॉन Lz है वो निकल के आ जाएगा 4 अपॉन इस √3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3। अब ये जो रेशियो है ये 1 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो Ly है वो Lz से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर, Ly ग्रेटर देन Lz। अब जो ऑप्शन सी है उसमें x और y को कंपेयर करना है। तो जो काम हमने y और z के लिए किया है वही काम हम x और y के लिए करेंगे, यानी अब हमें करना पड़ेगा 1/2। जब हम 1/2 करेंगे तो यहाँ से आएगा √2Lx अपॉन √3Ly इज इक्वल टू 4Rx अपॉन 4Ry। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स, और ये जो Rx और Ry का रेशियो है, Rx और Ry का रेशियो वो हो जाएगा √3 अपॉन 8। अब यहाँ पे अगर हम देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 4 को तो हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना √3 अपॉन 8। अब यहाँ से अगर हम देखें Lx अपॉन Ly, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/8। ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा हमारा
3/8√2। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो अगर 1 से छोटी वैल्यू है मतलब जो LX है वो लेस देन हो जाएगा LY से। यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन में क्या दिया है, LX इज ग्रेटर देन LY, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेंथ को कैलकुलेट किया है। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं, जो लास्ट ऑप्शन है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z इफेक्टिव इंटू मोलर मास डिवाइड बाई Na इंटू एज लेंथ के क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला होता है। अब जो डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो किस किस की हमें कैलकुलेट करनी है, बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं। डेंसिटी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक्स क्या है हमारा, एफसीसी। एफसीसी के लिए जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता है 4। यहाँ पे हम लिख देंगे mx अपॉन Na इंटू LX क्यूब। ठीक इसी तरीके से हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाई। वाई था हमारा बीसीसी। बीसीसी के लिए जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू MY अपॉन Na इंटू LY क्यूब। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 1/2। तो यहां से dx अपॉन dy जो निकल के आएगा वो आएगा 4/2। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, इंटू mx अपॉन my इंटू ये y ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा अपना ly अपॉन lx की पावर क्यूब। अब जो रेशियो हमारे पास गिवन है एक बार उसको चेक कर लेते हैं हम क्या क्या है। ये हो जाएगा 2 mx अपॉन my क्या दिया हुआ है हमें एक बार देखते हैं। ये है हमारा mx, ये है हमारा my। तो mx अपॉन my 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये तो बन जाएगा 1/2। तो mx अपॉन my की जगह हम लिख देते हैं 1/2। अब देखते हैं ly बाई lx क्या आया था हमारा। तो ये lx बाई ly तो ये है 3/8√2। तो ly बाई lx क्या हो जाएगा 8√2/3। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 8√2/3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है अगेन ग्रेटर देन हमको 1 दिख रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ x है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y इस क्वेश्चन में होगी। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ x ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन A, B एंड D। सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 mole H2S reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of moles of electrons involved is Y. The value of X plus Y. तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। H2S और ये 5 मोल है। इसकी रिएक्शन हो रही है पोटेशियम परमैंगनेट से KMnO4 एसिडिक मीडियम में, यानी H2SO4। और ये जो रिएक्शन है ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में काफ़ी बार पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं, और हमें पता है ये जो H2S है ये सल्फर के फॉर्म में चला जाता है और यहाँ से बन जाएगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। 5H2S सल्फर 5 है, सल्फर को बैलेंस कर दो 5। K2SO4 2 K है यहाँ पे, तो K को बैलेंस कर दिया। K को बैलेंस किया तो यहाँ पे Mn2 हो गए, Mn को बैलेंस कर दिया। अब SO4 को देखो, यहाँ पे 2SO4 है, 1SO4 यानी टोटल 3SO4 हो गए। 3SO4 है तो यहाँ पे SO4 1 दिख रहा है, इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3SO4 हो गया। अब एंड में हम हाइड्रोजन को देखेंगे। 3 × 2 6, 6 + 10 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा देंगे हम 8। हाइड्रोजन हो चुके हैं बैलेंस। ये जो रिएक्शन है ये हो गई हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। ऑक्सीजन चेक कर चाहो तो कर लो। 8 ऑक्सीजन प्लस 12 20, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज X। तो कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे 8 मोल, यानी ये जो 8 है वो X की वैल्यू है।
और वाई क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज वाई। तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो एम एन है वो +7 है, एसिडिक कंडीशन में एम एन +2 चला जाता है। 1 मोल एम एन के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर 1 मोल एम एन के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 मोल एम एन के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो है 10 मोल्स। हम सल्फर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सल्फर -2 है, यहाँ पे सल्फर 0 चला गया, -2 से 0, 1 मोल सल्फर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो 5 मोल सल्फर के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो x है हमारा 8, y है हमारा 10, तो जो x + y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 18। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं, I3+ SiO4 4-। ये जो कंपाउंड है इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है हमें। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट I3+, ये जो I3+ है इसमें ये I हो गया, इसमें प्लस चार्ज लगा है। आयोडीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए 2। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर का नंबर हो गया यहाँ पे 2, स्टेरिक नंबर निकल के आ गया 4, यानी हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp3। तो I3+ हमारा sp3 है। अब देखते हैं SiO4 4-, सिलिकन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन, माइनस, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, ये भी हो जाएगा sp3। तो ये भी हमारा sp3 है। देन SO2Cl2। अब सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इन 6 में से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड में चले गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चले गए। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें आ गए 4, यानी इसका हाइब्रिडेशन भी हो जाएगा sp3। अब बात करते हैं Hegf2 की। जिनन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर हो गया 5, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। नेक्स्ट हमारा SF4, अगेन सल्फर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी एक हो गया लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया 5, स्टेरिक नंबर 5 यानी sp3d। तो ये भी Hegf2 भी नहीं है, SF4 भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ClF3। ClF3 में अगर हम देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर हो गया यहाँ पे 5, यानी इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा sp3d। देन NiCO4 की अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 हो जाएगा, NiCO4 sp3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन उसकी वजह से कोई काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 4s2 के इलेक्ट्रॉन है वो d में चले जाएंगे, तो कुछ जगह बचेगी नहीं यहाँ पे जो इनर d ऑर्बिटल है उनके पास। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अब इसके बाद HgO2F2, अगेन जेनन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए फ्लोरीन के साथ। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर बच गया, हाँ 1 लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है, स्टेरिक नंबर हो गया 5, हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3d। PtCl4, तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो dsp2 का केस है। तो अभी हमने देखा था एक इसका एग्जाम्पल।
XeF4, ये जो XeF4 है अगेन जेनर में आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए 4, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर 2, स्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। और SOCl2 सल्फर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लोरीन के पास सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो गया इसके पास 3, तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यानी लोन पेयर हो गया इसके पास 1, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो यहाँ पे कितने कंपाउंड हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 F2O H2SO H2S4O6 H2S5O6 and C3O2, count the number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule। हमें ये बताना है हर मॉलिक्यूल में ऐसे कितने एटम है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले Br3O8 की अगर हम बात करें, अब ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्रोमीन +6, ये ब्रोमीन +4, ये ब्रोमीन +6। तो इस कंपाउंड में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। F2O की बात करें तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन -1 -1 +2, यहाँ भी कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। नेक्स्ट कंपाउंड 4 सल्फर को ऐसे कनेक्ट करेंगे, देन 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो बीच वाले 2 सल्फर हैं, ये सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। तो इन 4 में से जो 2 सल्फर हैं ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद H2S5O6, 5 सल्फर को ऐसे कनेक्ट कर दो, वैसा ही बन जाएगा ये स्ट्रक्चर कुछ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो सेंटर के 3 सल्फर हैं, ये तीनों सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो 2 तो यहाँ पे हो गए, 3 एटम यहाँ पे हो गए। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, C3O2। तो C3O2 कुछ ऐसा बनता है, कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन -2, ये कार्बन +2, ये ऑक्सीजन -2, ये वाला कार्बन +2, इन दोनों की वजह से ये वाला जो कार्बन है वो 0 हो जाएगा। तो 2 + 3 + 1, टोटल 6 एटम ऐसे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 हीलियम प्लस a transition take place from the orbit of radius 105.8 picometer to orbit of radius 26.45 picometer. The wavelength of the emitted photon during the transition। तो सबसे पहले हमें बताना है कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, पहले उसको फाइंड करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आता है एंगस्ट्रॉम में, डेटा हमें दिया हुआ है पिकोमीटर में, तो इसको भी हम पिकोमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 52.9 n²/z पिकोमीटर। तो इस रेडियस को हम बराबर करते हैं इसके 105.8 पिकोमीटर। z की वैल्यू है 2, क्योंकि हीलियम आयन की बात हो रही है। तो हम देखेंगे ये 2 से फैक्टर कट जाएगा, तो n² की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 यानी 4। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो n = 2 से हो रहा है। अब अगर n = 2 से किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो ऑब्वियस है वो n = 1 पे होगा। दूसरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो सॉल्व कर भी सकते हैं इसी तरीके से, आंसर बना जाएगा, वहाँ पे n की वैल्यू बना जाएगी।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। ये जो ईएम वेव है, इसका जो फोटोन है, उस फोटोन की वेवलेंथ हमें बतानी है नैनोमीटर में। ये क्वेश्चन है। इस ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 पे आ रहा है, उससे जो ईएम वेव निकल रही है, उस वेव की वेवलेंथ हमें बतानी है नैनोमीटर में। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। E2 माइनस E1, तो ये होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ से 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6, z की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 13.6 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वेवलेंथ हमारा नैनोमीटर में मिल जाएगा। तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाई 13.6 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स हमारा आंसर 30 नैनोमीटर आ जाएगा। इंटीजर में हमें आंसर देना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 30 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 30.3 के करीब कुछ आंसर आएगा, लेकिन आंसर हमें इंटीजर में देना है, तो 30 नैनोमीटर फिर हम इसको मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 50 ml ऑफ 0.2 मोलल, यहाँ पे ध्यान रखना है मोलल दिया हुआ है, मोलर नहीं है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.012 ग्राम पर ml at 300 Kelvin is mixed with 250 ml of a solution containing 0.06 gram of urea. Both the solution were prepared in the same solvent. The osmotic pressure in torr of the resulting solution at 300 Kelvin is, और ये जो डेटा दिया हुआ है ये हमें यूज करना है। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है CRT। अब यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं तो हम बोल देंगे C मिक्सचर इंटू RT। C मिक्सचर हमें निकालना है, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दी हुई है मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को हमें सबसे पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता ही है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है यहाँ पे यूरिया। मोलैलिटी दी हुई है 0.2 इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है यहाँ पे 1.012, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1012 इंटू मोलैरिटी, और मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट का 60 जो यूरिया है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 0.2 ही आ जाएगी। तो ये अच्छी बात है। अब इससे फायदा क्या हुआ, जिन बच्चों ने ये ध्यान नहीं रखा कि ये मोलल है या मोलर है और इसको मोलरिटी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उनका आंसर भी वही आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मोलरिटी भी 0.2 ही आ रही है, मोलैलिटी भी 0.2 ही दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। M1 की वैल्यू 0.2, V1 की वैल्यू 50 ml। तो अभी हम ml में लेके चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं मिलीमोल। ये हमारे बने हैं मिलीमोल। M1V1 प्लस M2V2। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो सॉल्यूशन है उसमें हमें मोलैरिटी निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मिलीमोल निकाल सकते हैं। हमें वेट दिया है, तो ये जो वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये बन गया मोल। मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया मिलीमोल। तो दोनों जगह मिलीमोल आ गए, ये भी मिलीमोल, ये भी मिलीमोल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर हम ऊपर मिलीमोल लेते हैं तो नीचे हम ml में काम कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 50 प्लस 250 300 ml। तो ये हमारा काम हो चुका है सी मिक्सिंग का।
आर की वैल्यू, क्योंकि हमें टॉर में आंसर देना है तो जो वैल्यू दी है इसी को ले लेते हैं 62, और टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे 300 केल्विन। 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, 50 या 10 हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1, तो 11 इंटू 62, इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 इंटू 62, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे 682 टॉर। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेज अल्फा एंड बीटा। इस क्वेश्चन में दो फेज दी हुई है, अल्फा एंड बीटा। एट 1 बार प्रेशर इज गिवन Ft एंड S0 is given Ft and S0 are entropies of the phase at temperature T and 0 Kelvin respectively। देखो सबसे पहले तो ये एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, ये है एंट्रोपी, ये है टेम्परेचर। अब अगर हम इस टेम्परेचर पे देखें 600 केल्विन पे, तो 600 केल्विन पे जो बीटा, ये जो फेज है बीटा फेज, इसकी एंट्रोपी दी हुई है 6 और अल्फा फेज की एंट्रोपी दी हुई है 5। यानी हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ बीटा फेज माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा फेज एट 600 केल्विन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 - 5 = 1। एक डेटा हमको यहाँ से मिला है। अब बात कर रहे हैं द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा एंड बीटा फेज चेंजिंग इज 600 केल्विन एंड Cp बीटा माइनस Cp अल्फा = 1। बीटा Cp बीटा और Cp अल्फा इसका जो डिफरेंस है वो 1 दिया हुआ है। एज्यूम Cp बीटा माइनस Cp अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर 200 to 700। यानी इस रेंज में अगर कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे ये जो डिफरेंस की वैल्यू है ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो जो 600 के लिए हम वैल्यू एज्यूम करेंगे, जो वैल्यू हम लेंगे, वही वैल्यू हम 300 डिग्री पे भी काम ले सकते हैं। और Cp अल्फा Cp बीटा ये हीट कैपेसिटी दी हुई है अल्फा एंड बीटा फेज रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज Sb माइनस एस अल्फा एट एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन। 600 केल्विन पे हमें पता है, 300 केल्विन के लिए हमें इसको निकालना है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, कभी भी अगर एंट्रोपी को हम रिलेट करते हैं सी अल्फा बीटा यानी सी स्पेसिफिक हीट के साथ, तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा हुआ है, डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln T2/T1। सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी बच्चों को याद भी होगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखो, डेल्टा एस एट 600 माइनस डेल्टा एस एट 300, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा CP ln T2/T1 के बराबर। डेल्टा एस 600 पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1, डेल्टा एस 300 पे हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा CP। ये जो डेल्टा CP है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1, और ln T2 हो जाएगा 600, T1 हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, 300 से 600, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 300। अब ये हमारा बन गया ln2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस डेल्टा एस 300, तो यहाँ से जो डेल्टा एस 300 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ln2, और ln2 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 0.69, ये हमें यूज़ करनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.31। तो देखा हमने, एक सिंपल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होता है, इतनी मेरी गारंटी है। जो भी बच्चा एडवांस दे रहा है सभी बच्चों को ये फॉर्मूला ज़रूर याद होगा। तो इस फॉर्मूले का सिंपल सा एप्लीकेशन है। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, डेटा वही गिवन है, इस बार हमसे पूछ लिया है H बीटा माइनस H अल्फा। एंथैल्पी की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, किरचॉफ इक्वेशन है हमारे पास, सीधे वो अप्लाई कर देंगे। डेल्टा H बीटा माइनस डेल्टा H अल्फा अपॉन, या इसको ऐसा करते हैं अपन T2 माइनस T1 -1 के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1
अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। अभी जो डेल्टा T2 है, यानी T2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है 600 केल्विन और T1 हमने लिया हुआ है यहाँ पे 300 केल्विन। तो 600 केल्विन पे सबसे पहले हम डेल्टा H की वैल्यू निकालते हैं कि कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा टू बीटा फेज चेंज हो रहा है 600 केल्विन पे, इनका फेज चेंज हो रहा है। तो अगर 600 केल्विन पे फेज चेंज हो रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 600 केल्विन पे एट 600 केल्विन डेल्टा जी इक्वल टू 0 और डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये 0 है तो जो डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टेम्परेचर है 600 केल्विन और 600 केल्विन पे जो डेल्टा एस है, 600 केल्विन पे जो डेल्टा एस है बीटा माइनस अल्फा एस बी माइनस एस बीटा माइनस एस अल्फा, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, यानी जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू आ गई 600। अब इस डेल्टा एच की वैल्यू को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हम इसको पुट कर देते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 600 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। डेल्टा Cp की वैल्यू यही रहेगी 1 इंटू T2 माइनस T1। T2 है 600, T1 है हमारा 300। तो यहाँ से जो डेल्टा H1 है वो निकल के आ जाएगा हमारा 600 माइनस 300, तो डेल्टा H1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 300। यूनिट का इस पूरे क्वेश्चन में कोई लोचा नहीं है, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, कहीं भी हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कहीं भी यूनिट का यूज़ नहीं किया है। जो यूनिट है उसी को लेके हम काम करेंगे। तो फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा एट डेल्टा एच की वैल्यू जो 300 केल्विन है उसका आंसर इसका डेल्टा एच की वैल्यू 300 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राफ का क्वेश्चन था, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया हो, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हेलो बच्चों, IIT JEE एडवांस 2023 के पेपर 2 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। पेपर बहुत आसान कैटेगरी का पेपर नहीं था, हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं था कि जिसमें हम लोग उलझ जाएं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को, उनके रिएक्शंस को समझा है, स्टेप वाली रिएक्शंस भी की हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, इन पेपर को, इनके क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। मैं यहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखूँगा कि मैं एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से क्या सोचते हुए क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्या ऑप्शन टिक करता है, उस पर भी ध्यान दूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जितना एक पेपर को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लगना चाहिए पेपर में। एग्जाम में तो बहुत तेज़ी से हम लोग सोचते हैं, लेकिन समझाने में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स समझ में आ जाए। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, उस सेक्शन में था। एक क्वेश्चन है जिसमें PQRS ये कुछ रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन, मतलब हमको पहले तो प्रोडक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो इस पेज पर तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है पूरा, हम नेक्स्ट पेज पर इसे सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है, जिसकी रिएक्शन गिगनार एजेंट बनाना है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से किया और फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो कंपाउंड P बना। तो मैं इसका फर्स्ट स्टेप में तो गिगनार एजेंट बना देता हूँ, यहाँ बन गया मैग्नीशियम ये क्लोराइड, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस आपने कर दिया, वाटर से रिएक्शन कर दिया, तो वाटर का H यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है गिगनार एजेंट के कार्बन पे अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता है, अच्छा बेस होता है, जो कि ऑक्सीजन के H को एब्जॉर्व करके आइसोब्यूटेन बना लेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड और उस क्लोराइड के साथ OH, मतलब ये बनेगा। तो आइसो ब्यूटेन बना। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई, तो ये तो कंपाउंड P है, ये कंपाउंड P है। मैग्नीशियम से की गई तो अगेन वही गिगनार रिएजेंट। फिर CO2 से रिएक्शन की गई, तो आप जानते हैं CO2 के बाद में फिर H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक एक स्टेप को ना लिख के थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस की
पेपर की सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि स्टेप्स को हम लोग नहीं समझ सकते। गिगनार एजेंट कीटोन कार्बन डाइऑक्साइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। फिर इसकी रिएक्शन बेस से कर दिया आपने, CO2 से रिएक्शन कर दिया, H2O डाल दिया, वो समझ गए होंगे आप, और बेस से कर दिया तो एसिड की रिएक्शन बेस से होगी तो सॉल्ट बन ही जाएगा। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक, थर्ड स्टेप में वही कंपाउंड है, वही गिगनार एजेंट बनेगा कंपाउंड। ये हो गया कंपाउंड Q, ये लो जी गिगनार एजेंट बना। फिर उस गिगनार एजेंट की रिएक्शन की गई है एसिटल्डिहाइड से, फिर वाटर डाल दिया। तो एसिटल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है गिगनार एजेंट के साथ में, तो यहाँ का कार्बन माइनस यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे और एंड में अल्कोहल बन जाएगा। तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये बन क्या जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, और यहाँ CH3 और ये OH। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किया है CrO3 से, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा CrO3 से तो कीटोन बनेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ये बन गया एक कीटोन। ये कंपाउंड R है। नेक्स्ट है इथेनॉलिक साइनाइड से रिएक्शन की गई है, और साइनाइड SN2 रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ SN2 रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ जुड़ गया साइनाइड। ठीक है, SN2 रिएक्शन। हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन निकल इसे रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो अमीन्स बनते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग अमीन बन गया, एक कार्बन बढ़ गया। फिर क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करोगे तो क्लोरोफॉर्म KOH की तो जानी पहचानी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? आइसोसाइनाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड रिएक्शन या कार्बिलमीन रिएक्शन। तो ये हो गया भाई कार्बिलमीन, ये बन गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर इसका रिडक्शन किया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और उसके बाद में वाटर डाला गया है। तो ये बताओ आइसोसाइनाइड का रिडक्शन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर दें तो करस्पॉन्डिंग अमीन बनेगी, और ये अमीन कौन सी होगी? एक सेकेंडरी अमीन होगी। ये एक सेकेंडरी अमीन होगी। ये कंपाउंड S है, ये वाला कंपाउंड S है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं। लो, लिखा हुआ था P इज प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन। ठीक है, P प्राइमरी अल्कोहल है? बिल्कुल नहीं है साहब, ये तो गलत हो गया, छोड़ो, ये ऑप्शन तो खत्म। नेक्स्ट भी बोला है Q अंडरगोज कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव 8 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। देखते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप इसका करते हैं तो आपको पता है ना R ग्रुप कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये R ग्रुप, ये वाला, और दूसरा R ग्रुप, ये लीजिए, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। फ्री रेडिकल पाथ से रिएक्शन होती है तो 8 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये सही लग रहा है यार ऑप्शन तो। Q अंडरगोज कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव एन 8 कार्बन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन तो सही है। खैर एक ही देखना था, सिंगल करेक्ट है, फिर भी चलो R ऑप्शन भी देखते हैं, C ऑप्शन भी देखते हैं। R हैज 6 कार्बन्स एंड इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। देखते हैं, R में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन तो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता है। ये कैसे देगा? इसमें तो अल्फा H है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन भी देख लो, S इज अ प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन। गलत, सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है S तो आंसर यहां हो जाता है बी। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 वही सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डाइसैकेराइड X
कोई एक्स सैकेराइड है, आइडेंटिफाई करना है कि वो डाइसैकेराइड एक्स कौन सी है। कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर याद है ना आप लोगों को, रिड्यूसिंग शुगर जो होता है ब्रोमीन वाटर के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो सबसे पहला कार्बन है जो कि साइक्लिक फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वाटर्स में डालते हैं तो जो ऊपर वाला जो कार्बन है वो ओपन चेन में कन्वर्ट होकर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करते। इसी तरीके से जो कीटोज हैं वो भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करते। इन्होंने डाइसैकेराइड दिया है और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं जानता हूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर में तो आता है सुक्रोज। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? सुक्रोज के बारे में बात कर रहा है। ये 100% श्योर है सुक्रोज। हालांकि चलो ऑप्शन देख के बात करते हैं। चलो इन्होंने एक और बात कही है, सुक्रोज ही नहीं, वैसे तो और भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा लग रहा है। फिर भी इसने बोला है कि हाइड्रोलाइसिस किया कंपाउंड एक्स का तो लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन बना। याद करो सुक्रोज की रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब सुक्रोज जो कि डेक्सोरोटेटरी कंपाउंड है, स्पेसिफिक रोटेशन जिसका होता है +66 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 66 पॉइंट के आसपास होता है। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो सुक्रेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज भी बनता है और फ्रक्टोज भी बनता है। तो डी ग्लूकोज भी बनता है और डी फ्रक्टोज भी बनता है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो बना है, 1:1 के रेशियो में बना है। आपको पता है ना डी ग्लूकोज, अच्छा अल्फा ग्लूकोज की बीटा ग्लूकोज या दोनों हाइड्रोलाइसिस किया है वाटर के प्रेजेंस में, दोनों बनेंगे। और प्योर ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन +52 के आसपास होता है। और प्योर फ्रक्टोज का जो, सॉरी प्योर नहीं, गलत बोल गया प्योर, तो अल्फा बीटा ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज जब वाटर में रखा जाता है तो अल्फा बीटा, आपने वो पढ़ा होगा, न्यूटन रोटेशन के साथ एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसके कारण उस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन +52 आता है। सिमिलरली फ्रक्टोज में भी जब न्यूटन रोटेशन होता है तो फाइनल जो मिक्सचर होता है उसका रोटेशन -92 आता है, लीव रोटेटरी होता है। और ये जो मिक्सचर होता है क्योंकि 1:1 के रेशो में बनता है, तो इन दोनों का एवरेज जो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आ जाता है, कुछ ज्यादा हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर भी मैं बता देता हूं कि -20 के आसपास ये वैल्यूज बैठती हैं। तो ये इसीलिए तो इसे वो कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है इस प्रोसेस को, कि ये डेक्सोरोटेटरी से धीरे धीरे लीव रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। श्योरली ये सुक्रोज की ही रिएक्शन है। अब सुक्रोज पहचान में आना चाहिए सुक्रोज कैसा होता है। अब ये मुझे स्ट्रक्चर तो क्या बताऊं, जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्रक्चर याद कर रखे होगे वो कर सकते हैं। सुक्रोज में एक ग्लूकोज यूनिट है, एक फ्रक्टोज यूनिट है। ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में होता है, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में इसमें एग्जिस्ट करता है, और इसमें C1C4 लिंकेज होता है। अब जिन्होंने स्टूडेंट में NCERT भी पढ़ी होगी वो आसानी से पहचानेंगे, ग्लूकोज का ये तो हो गया अल्फा लिंकेज, बिल्कुल सही है, और फ्रक्टोज का इस तरफ से जब बनाते हैं तो ये बीटा लिंकेज होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैं तो इस तरह से याद करता हूं कि कार्बन नंबर 1 का OH अगर ऊपर होता है तो वो बीटा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है। फिर कार्बन नंबर 2 का OH नीचे होना चाहिए, कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर, फिर कार्बन नंबर 4 का OH नीचे, फिर CH2OH ग्रुप ऊपर की तरफ। इस तरीके से मैंने तो इसको याद कर रखा है। तो स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, अपने आप प्रकट नहीं होगी स्ट्रक्चर, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये रिड्यूसिंग, ये वाला पार्ट है ना, ये रिड्यूसिंग पार्ट है, ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, ये भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, ये भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, सुक्रोज की ही कहानी है ये सारा, यही है सुक्रोज। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस इसमें होंगे। रिएक्शन दी गई है, PQRS वही मेजर प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट रिएक्शन के, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले क्वेश्चन देखो, फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। चलो पहले बना लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट ये कंपाउंड गिवन है, एक तरफ तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, CH2NH2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर, CH2CH3।
KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, टर्शरी कार्बन है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो भी कार्बन है ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या बन गया भाई, टर्शरी ब्यूटाइल का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ सॉल्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफाई किया है उसे, तो फाइनली ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन देखना, ये कंपाउंड है, बेंजीन पर COCl भी जुड़ा हुआ है, एस्टर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, NaOH के साथ में रिएक्शन कर दी वाटर के प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलाइसिस है। बेसिक मीडियम में COCl भी हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, और एस्टर भी सैपोनिफिकेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा मिथाइल एल्कोहल, तो ये तो बाहर निकला, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना था, बट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की गई है ना, बाद में एसिड डाला गया है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कंपाउंड का नेम बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस किया गया है, हाइड्रोलाइसिस से साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बनना चाहिए। तो चलो साहब, मिथाइल अल्कोहल तो बन ही गया, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि मिथाइल अल्कोहल भी मेजर प्रोडक्ट में ही आता है, पर तुम भावनाओं को समझ जाया करो, क्वेश्चन पूछने वाला चाहता क्या है। तो भाई ये क्या हुआ कि ये कीटोन है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, प्लस साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा, और साथ में मिथाइल अल्कोहल बना। लेकिन आप ये ध्यान से देख लो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड की ये अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये हीट भी कर रखा है इन्होंने। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन के बाद में जब कीटोनिक ग्रुप होता है तो हीट करने से CO2 निकल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पढ़ाने लग गया तुम्हें, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने के हिसाब से करूंगा कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये कीटोन बनेगा, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड यथावत रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्रोमिक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। अब आप याद करो, ये तो पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड है, हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन एरोमेटिक रिंग से भी कीटोन जुड़ा हुआ होता है तो उसका ऑक्सीडेशन भी आसान हो जाता है। तो यहां क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और बन गया है आइसोथैलिक एसिड अगेन। ऊपर वाली रिएक्शन में भी आइसोथैलिक एसिड बना था, इस रिएक्शन में भी आइसोथैलिक एसिड बना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये करते हैं, साइक्लिक एसिटल दिया हुआ है, मैग्नीशियम से रिएक्शन की गई है, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा और गिगनार एजेंट बनाएगा। लो जी बनाते हैं गिगनार एजेंट, ये रहा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ जो साइक्लिक हेमी एसिटल बना रखा है उसे बने रहने दो, डिस्टर्ब ना करो, ये लीजिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में CO2 से रिएक्शन किया, अगेन वही क्वेश्चन आया आज ही की, मतलब इसी पेपर में, गिगनार एजेंट की रिएक्शन CO2 से होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर एसिडिफिकेशन कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी बना था जो कि एसिडिफिकेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 से रिएक्शन करने पर ये क्या बनना चाहिए था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनना चाहिए था, लेकिन फिर देखो एक मिनट, एसिडिफिकेशन कर दिया तो एसिड का H आ गया। ये हेमी एसिटल है ना, ये साइक्लिक हेमी एसिटल एसिडिक मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करता ही करता है। अगर बेसिक मीडियम होता तो फिर भी बच जाता, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बट एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस से कैसे बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटा मान लो तो H यहाँ OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, ये बॉन्ड टूटा, वाटर का H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, तो एक कार्बन पर 2 OH शॉर्ट में, इसी तरह से याद करते हैं हम तो, और फिर यहाँ बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, और ये ग्लाइकॉल है ना, ये बाहर निकला, ये लीजिए भाई ग्लाइकॉल बाहर निकला है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हुआ है सारा प्रोसेस। तो नेक्स्ट इस स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट होगा ना वो ये होगा। फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस H सल्फ्यूरिक, मतलब बाद में वाटर डाला गया। पहले तो टॉलेंस रिएजेंट डाला गया, और टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया गया। देखो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ध्यान देखना, याद करो शिफ्ट रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट तो बेसिक होता है, तो उस केस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने हाइड्रोलाइसिस किया है ना एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, टेरिथैलिक एसिड बन गया, ये बन गया टेरिथैलिक एसिड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता,
क्वेश्चन फटाफट फटाफट रिएक्शन आ रही है तो क्वेश्चन हो जाएगा, पर मैं समझाने बैठ गया तुम्हें। तो भाई क्या क्या बन गया, ये रहा कंपाउंड PAQ और ये रहा कंपाउंड R और ये रहा प्रोडक्ट S। ठीक है, अब चलते हैं इनके स्टेटमेंट से निपटते हैं। क्या कह रहे हैं इसके स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। ये कह रहा है P एंड Q, PQ आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर ऑफ डेक्रोन। डेक्रोन याद है तुम्हें, टेरिलीन। टेरिलीन में टरथैलिक एसिड और क्या लेते थे, ग्लाइकॉल लेते थे। तो टेरिलीन टरथैलिक एसिड वाला, और ग्लिप्टैल में क्या लिया जाता है याद है क्या, थैलिक एसिड की रिएक्शन ग्लाइकॉल से करते हैं तो ग्लिप्टैल बनता है, टरथैलिक एसिड की रिएक्शन ग्लाइकॉल से करते हैं तो डेक्रोन बनता है, जिसे टेरिलीन कहते हैं। एक एक ऑप्शन पकड़ते हैं अब। हाँ, PQ को पकड़ते हैं। PQ देखो, इसने बोला टेरिथैलिक एसिड, और टेरिथैलिक एसिड से बनता है क्या, डेक्रोन। तो P वाला तो टेरिथैलिक एसिड हो ही नहीं सकता यार, इसका ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि A ऑप्शन बिल्कुल गलत है। B ऑप्शन देखिए, P को, Q को और R को, क्या तीनों की तीनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, P तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये B ऑप्शन भी सरासर झूठ है। C ऑप्शन देखो, कंपाउंड Q और R आर सेम, चलो देखते हैं। कंपाउंड Q वही आइसोथैलिक एसिड है, R वही आइसोथैलिक एसिड है, ये तो सच्ची बात है, ये सत्य वचन। D ऑप्शन पकड़ते हैं, R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। देखते हैं। R हाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा, ठीक है, R एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। अल्फा H वाले कीटोन एल्डिहाइड करते हैं, R नहीं करेगा, झूठी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, ये नहीं करेगा। और S के लिए बोला ना, S कैनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा। ओहो, S कैनिजारो रिएक्शन कैसे करेगा, कैनिजारो रिएक्शन तो एल्डिहाइड करते हैं जिनके पास अल्फा H नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं, कुछ गलती नहीं है। तो आंसर हो गया इसका C एंड D। ठीक है, आंसर हो गया C D। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इंटीजर वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पूछ ली गई है, बट इसमें ऑर्गेनिक का ही कंपोजिशन ज़्यादा है, थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है, इतना तो यूज़ करते ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपाउंड है 2 मिथाइल ऑक्ट 1-इन। ठीक है, एक एक स्टेप बना लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ ऑक्ट है मतलब 8 कार्बन है, ये 8 कार्बन हो गया, 4 पोजीशन पे मिथाइल है और 1 पोजीशन पर एल्कीन है। ये कंपाउंड P है और इस कंपाउंड का मास लिया गया है 2.52 ग्राम्स लिया गया है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन की गई है किसके साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन की गई है। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको पता है ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ये पेरोक्साइड ही है ना, PH C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर PH C डबल बॉन्ड O, तो पेरोक्साइड ही है। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr, मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये रिएक्शन होती है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें Br कॉर्नर पे आएगा, माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो मार्कोनिकॉफ बनेगा। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर्स, और ये दोनों आइसोमर किस रेशो में बनते हैं, 9:1 के रेशो में बनते हैं। मतलब प्राइमरी वाला जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है वो 9 बनेगा ना, तो सेकेंडरी वाला जो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है वो 1 बनेगा। तो मैं एक एक बना देता हूँ कि भाई ये लो, ये 8 कार्बन है, यहाँ चौथी पोजीशन पे मिथाइल और यहाँ Br आ गया। ये तो मार्कोनिकॉफ मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, मेजर यही होगा। और दूसरा क्या बना, ये लो, दूसरा बना यहाँ पे Br, सेकेंडरी वाला ब्रोमाइड, ये 9:1 के रेशो में बने, विद कंबाइंड यील्ड ऑफ 50% ऑफ दीज। इसमें लिखा हुआ है इनकी जो कंबाइंड यील्ड है ना वो 50% है, मतलब इस रिएक्शन की एफिशिएंसी ही 50% है। इसमें जितनी यील्ड होनी चाहिए थी उसकी आधी यील्ड मिल रही है ना। 2 मोल मिलने चाहिए तो 1 ही मोल मिल रहे हैं, x मोल मिलने चाहिए तो आधा ही मोल मिल रहे हैं टोटल मिला के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। फिर इसने कहा है कि द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब इसकी ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
इसकी रिएक्शन किससे की गई? वॉज रिएक्टेड विद एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाई इथाइल अमीन। लीजिए करा देते हैं, इसकी रिएक्शन अप्रोप्रिएट अमाउंट में डाई इथाइल अमीन से कराते हैं। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी यार, ऊपर से लेके आता हूँ, मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह भी चाहिए नीचे। ये लो इधर से ले आऊंगा, समझ में आ गया ना? इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? डाई इथाइल अमीन से करा रहे हो। अब आप बताओ ना यार, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब डाई इथाइल अमीन से कराओगे तो SN2 रिएक्शन होगी, और कौन सी रिएक्शन कहलाती है? अमोनोलाइसिस, है ना? यहाँ नाइट्रोजन अटैक करेगा, इस Br को हटाएगा और ये सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कंपाउंड में आता हूँ मैं। तो ये रहे 8 कार्बन, यहाँ मिथाइल है और यहाँ नाइट्रोजन और ये 2 अमीन ग्रुप। हालांकि उसका सॉल्ट बना होगा फर्स्ट स्टेप में, तो HBr आएगा ना, ये H+ है और Br- है, ये सॉल्ट बनेगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब इससे रिएक्शन करा दी गई फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि बेसिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा। अभी बेसिक सॉल्यूशन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये आयोनिक कंपाउंड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये HBr को एब्जॉर्ब कर लेगा बेस टू गिव ए नॉन आयोनिक प्रोडक्ट S। तो इसका नॉन आयोनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। वो इसी स्टेप में बना दे दिखा देता हूँ मैं, तो अलग से नहीं बना रहा। ये नॉन आयोनिक प्रोडक्ट बनेगा, यही कंपाउंड S है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इन 100% यील्ड, मतलब जितना बनना चाहिए था इससे उतना बन गया। ये इस रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% है। अब यहाँ पे पूछा है कि मिलीग्राम्स में मास बताओ S का। तो देखो यार, इसके जितने मोल होंगे, अगर 100% एफिशिएंसी है, 1:1 के रेशो में बनने चाहिए थे वैसे तो, ये स्टोइशियोमेट्री दोनों का 1 है, लेकिन ये प्रोडक्ट 9 बनेगा। मान लो ये 1 मोल था और 100% एफिशिएंसी थी, तो इसका 0.9 मोल बनता और इसका कितना बनता? 1 मोल बनता। सॉरी, इसका अगर 1 मोल था तो इसका 0.9 मोल बनता और इसका 0.1 मोल बनता, अगर 100% एफिशिएंसी होगी। तो चेक करते हैं मोल्स कितना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल तो लो पहले। इसका मॉलिक्यूलर वेट ये तो है C9, H डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्योंकि 1 है तो H 18 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया 108, और हाइड्रोजन का 18, ये हो गया 126 हो गया, है ना, 126। और इस कंपाउंड का मोल कितना हो गया? इसका मोल हो गया 2.52 डिवाइड बाय 125, 252, 126, 252 का आधा होता है 126 पॉइंट्स में है, तो कोई बात नहीं। ये हो गया 2 × 10⁻² मोल्स। ठीक है, अब देखो 50% एफिशिएंसी है। अगर 100% होती ना तो कैलकुलेशन करते, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा 50% के हिसाब से। इसका 50% मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ऐसा मानते हुए कर लेता हूं, तो कितना मोल पार्टिसिपेट करेगा? 1 × 10⁻²। कितना पार्टिसिपेट करने वाला मोल्स कितना है? 1 × 10⁻² मोल्स ही पार्टिसिपेट करेगा ऐसा मान लो, और जो कि पूरी तरह से कन्वर्जन हो गया। तो ये इसका कितना होना चाहिए फिर? 9 इसका है, 1 है, 9:1 के रेशो में, तो 1 और 1 मतलब समझ गए ना? अभी मैंने बोला था ना 1 मोल अगर इसका होगा तो इसका 0.9 बनेगा और इसका 1 बनेगा, ओवरऑल तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा इसका? 0.09 × 10⁻² मोल्स तो होगा इसका मेजर वाले प्रोडक्ट का, और इसका कितना होगा? 0.1 × 10⁻² मोल्स होगा इस कंपाउंड का। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में करूंगा मैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एंटायर अमाउंट ही कन्वर्ट हो गया इसमें, तो इसका मोल्स कितना बना? इसका मोल्स बना 0.9 × 10⁻² मोल्स इसका बना। अब क्वेश्चन में पूछा है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो मास निकालने के लिए इसका भी इसका मास निकालना है अपन को, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 9 कार्बन ये रहे और 4 ये रहे, 13 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो हाइड्रोजन डबल से एल्केन होता तो होते 28 से एक ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन है, तो 28 के रेस्पेक्ट में आएंगे इसमें 29 और एक नाइट्रोजन। ये मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो 12
10 कार्बन का तो हो गया 120 और 3 कार्बन का बार किया 36 और 9 और 14, ये 10 और ये 9 और ये भी 9, 6 7 8 9, ये भी 9 और ये 1, 199, 199 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। चलो तो मास निकाल लो बस, अब तो वही क्या, मास कितना हुआ, मास हो गया इसका 0.9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 199। मैं कैलकुलेट करता हूँ इतनी देर में। देखो मेरी कैलकुलेशन ऐसी होगी, तुम कर लेना चाहे फटाफट। 9 इंटू 199, 1791, तो ये हो गया, कैलकुलेट करके देख लो भैया, 1791 बोला ना, 1791 शॉर्ट में कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 9 से कर दिया इसको, तो ऐसे कर देता हूँ यार, 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 199, ये हो गया 1791, 1791 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स। और क्वेश्चन में मिलीग्राम्स में पूछा है, तो मिलीग्राम्स में कितना हो गया, मिलीग्राम्स में इतना ही हो गया, 1791 मिलीग्राम। भैया मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, ठीक है। अब चलना पड़ेगा आगे। चलो, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन आया था, वो भी इंटीजर में ही इसके आंसर देने हैं हमें। 2 क्वेश्चन हैं, 16 एंड 17, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समर्पित है। और रिएक्शन थोड़ी सी लंबी चौड़ी रिएक्शन दी गई है इसके अंदर, पर रिएक्शन को एक तरीके से कॉर्नर से पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से एंड तक पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया हिंट दे रखे हैं इसके अंदर, मतलब अटकने का कोई सवाल नहीं है। टाइम की जरूर कमी पड़ती है, लेकिन एडवांस के पेपर में टाइम कम होता ही कहाँ है। अच्छा क्वेश्चन सोचने लगोगे तो बहुत इतना कम भी नहीं होता टाइम, इसीलिए तो अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि टाइम, भरपूर टाइम लेके करो। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है जिसमें 135 ट्रिस, ओहो ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन बनी हुई है। बेंजीन पर ऑल्टरनेट 3 पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 4 नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। ये लो, एक बना के दिखाई देता हूँ, साथ के साथ सॉल्व भी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही एक ही तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है एक बेंजीन, और बेंजीन पर एक तीनों जगह ऑल्टरनेट पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है। हो गया ना ये, देखो ये हो गया 1 2 3 4 नाइट्रोफिनाइल। ऐसा कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तभी तो ट्रिस बोला है। यहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर का भी यूज कर लिया। स्टूडेंट बोलते हैं सर IUPAC नॉमेनक्लेचर के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये तभी तो कर पाओगे जब तुम्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर आता होगा, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, स्टार्टिंग में एक एक बार आता जाऊंगा। ये कंपाउंड है, और ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl। अब नाइट्रो की रिएक्शन SnHCl से होती है तो रिडक्शन रिएक्शन होता है। अगेन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं ना। इसकी रिएक्शन कहीं से करिए, Sn प्लस HCl से इसका रिडक्शन होगा, और तीनों नाइट्रो का रिडक्शन होगा, एक्सेस में लिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर मैं वापस बना सकता हूँ ऐसे, इसको मैं कॉपी मार ले चलता हूँ, मुझे बनाने में टाइम लगेगा, कम से कम ये फायदा तो मिले। हाँ तो भाई रिडक्शन हो गया नाइट्रो का, NH2 और NH2 आ गया, ये लो जी NH2 आ गया, ये कंपाउंड बना, ठीक है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ ये कंपाउंड था नाइट्रो वाला, कंप्लीट रिडक्शन किया SnHCl से, गिव्स ए मेजर प्रोडक्ट जो कि मैंने बना ही दिया है, विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NaNH2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना चाहता है, कंपाउंड P प्रोडक्ट बना, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट भी बना लेंगे, हमें आता है बनाना। इसकी रिएक्शन HNO2 से करा दिया, एसिडिक मीडियम में, HCl एक्सेस में डाला होगा, डाइएजोटाइजेशन होगा। डाइएजोटाइजेशन में ऐसा बनाऊंगा, ये देखो टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही पड़ेगा। लो जी डाइएजोटाइजेशन हो गया, N2 प्लस Cl माइनस, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गए सब जगह। ये लीजिए यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट बना, ये कंपाउंड P कह रहा है, और ये भी डाइएजोनियम सॉल्ट बना, कंपाउंड P कह रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड P हो गया। इसमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेता है,
मुझे लग रहा है जरूरत पड़ेगी जगह की। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या बोला इसने, कंपाउंड पी तो बन गया। अब इस पी की रिएक्शन की गई है एक्सेस ऑफ वाटर से और रूम टेम्परेचर पर। पी की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, और तुम्हें पता है ना डाईहेजोनियम सॉल्ट तो 5 डिग्री सेल्सियस तक ही जिंदा रहता है, और उससे ज्यादा हीट करोगे तो नाइट्रोजन हवा में फुर निकल जाएगी। और वाटर से रिएक्शन करोगे तो डाईहेजोनियम सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करके फिनॉल में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर डालते हैं। यहां पर OH आ जाएगा, ये लो कंपाउंड बना देते हैं, अभी बना देते हैं। जब इसकी रिएक्शन वाटर से करोगे तो ये बन जाएगा, तीनों पोजीशन पे फिनॉल आ जाएगा। ये लो, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करा दी। हालांकि हमें तो एनसीईआरटी में हीट लिखा हुआ मिला था, लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर हीट के बराबर ही है इसके लिए। तो यहाँ आ गया ये अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल, ये बन गया एक और कंपाउंड। चलते हैं वापस पढ़ते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराई थी, तो पी की रिएक्शन जब इससे हो गई तो क्यू बन गया, तो वो अल्कोहल क्यू था। ब्रोमिनेशन ऑफ क्यू इन एक्वस मीडियम, याद करो फिनॉल की रिएक्शन जब ब्रोमीन से होती है तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है। एक्वस मीडियम क्या कंपाउंड बना, प्रोडक्ट आर बन गया। ये लीजिए, इसकी रिएक्शन जब कहीं से कराई, फिनॉल से बन गया तो आर बन गया। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से एक्सेस में लेके कराई, ब्रोमीन वाटर से, तो आर बन गया। अब यहाँ दिक्कत ये है कि प्रोडक्ट में कई बार ज़्यादा दिमाग लगा लेता है ना स्टूडेंट, तो फंस जाता है, लेकिन उनको फंसने से बाहर निकालने का भी उपाय है यहाँ पर। दिक्कत मेरे को भी आई थी एक बार, तो मैंने भी सोचा था कि फिनॉल की यार ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ आएगा, पैरा पे तो जगह नहीं है, तो फिर यहाँ भी आएगा, सॉरी यहाँ पर ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे, इन 6 पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा। पर कंफ्यूजन का यार कॉन्सेप्ट ये बैठ रहा था कि अगर मैं यहाँ रिएक्शन कराऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ आती है, यहाँ भी आती है, तो फिर तो यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है और यहाँ भी आती है, तो ये बीच वाली एरोमेटिक रिंग पर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तीनों OH ये सारे के सारे प्लस M से इन पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक थोड़ा कंफ्यूजन मुझे यह भी है कि यार ब्रोमिनेशन यहाँ तो नहीं हो जाएगा, है ना, हालांकि रिंग दूर है, दूर का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस M इफेक्ट है। चलो देखते हैं क्या कहना पड़ जाएगा, आगे ऑप्शन में समझ में आ जाएगा सारा ही। तो ये कंपाउंड बना, यहाँ पे ये कंपाउंड बना, कंपाउंड आर बन गया ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके, कंपाउंड आर बना देंगे यहाँ पर। और पता नहीं उसमें 6 ब्रोमीन है कि 9 ब्रोमीन है, कंफ्यूजन है। हालांकि ब्रोमीन तो 6 आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगा दे तो यहाँ भी ब्रोमीन आ सकता है, देखते हैं। फिर क्या गया, हाँ, अब ये कह रहा है कि कंपाउंड पी जो कि डाइजोनियम सॉल्ट है, उसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया, फिनॉल के साथ किया। कौन सी मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब तुम्हें डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पड़ी हुई है क्या, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब फिनॉल से करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन होती है, और पैरा पोजीशन पे डाइएजो सॉल्ट बनता है, एजोडाइज बनती है, ठीक है, कलरफुल एजोडाइज। ये कह रहा है कंपाउंड एस बन गया, ये लो जी, ये रहा डाइएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दी, थोड़ा एक्सेस में ले लेना फिनॉल, तो इसकी रिएक्शन जब फिनॉल से करा दी, PHOH से करा दी बेसिक मीडियम में, तो कपलिंग रिएक्शन होगी, और कपलिंग रिएक्शन से कंपाउंड बनेगा। अब कपलिंग रिएक्शन में तीनों रिंग के साथ ही हो जाएगी, तीनों डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में, तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर तो यार और बड़ी बनेगी, देखते हैं आ जाएगी क्या, यहाँ पे आ तो जानी चाहिए। ये लो, नाइट्रोजन को इंक्लूड करते हुए उठाना है मुझे, यहाँ बनाऊंगा, बन जाएगी। तो ये देखो फिनॉल था, OH की पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो गई, OH की पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो गई। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है क्या, क्वेश्चन बहुत बड़ा, मतलब क्वेश्चन बनाने में स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट तो आसान है। 10 डाइजोनियम सॉल्ट और दे देता तो मैं 10 पे भी रिएक्शन करवा देता, रिएक्शन तो एक जैसी है। तो ये कंपाउंड कौन सा बन गया, एस बन गया क्या,
ये कंपाउंड एस बन गया, ये कंपाउंड एस है। ठीक, अब कुछ इस हिंट दे रखे हैं क्वेश्चन में। हिंट ये दे रखा है कि मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है बिटवीन Q एंड R 474 का, Q और R के बीच में। चलो अब यहां से कंफ्यूजन दूर होगा, सॉरी, हाँ ये रहा Q, कहाँ गया Q? Q ये है, ये वाला कंपाउंड Q है। तो Q और R के दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 474 का है। बहुत आसानी से पहचान में आ जाएगा कि यार 6 क्लोरीन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए हैं या 9 क्लोरीन आए हैं। देखो कैसे निकालते हैं। अगर इस R में इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 6 क्लोरीन आए हैं, उससे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले 6 का ही कर रहा हूँ, है ना, आंसर वही है ना, इसलिए। तो 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और 6 ब्रोमीन आ गए, है ना। तो डिफरेंस कितना आया? यही तो डिफरेंस है कि 6 हाइड्रोजन तो हटे और 6 ब्रोमीन आ गए। तो एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 80। तो आए कितने हैं? ब्रोमीन भी तो था, सॉरी हाइड्रोजन भी तो था, हाइड्रोजन को हटाया और ब्रोमीन आ गया, तो इफेक्टिवली 79 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है एक का, एक ब्रोमीन का। तो 79 इंटू 6 कर दिया, देखें क्या वैल्यू आती है। हाँ तुम तो फटाफट कर लोगे, तुम तो बहुत तेज हो। तो 79 इंटू, तुम्हें तो कैलकुलेटर थोड़ा मिला होगा, 474 ही आ रही है। तो इसका मतलब इसमें कितने ब्रोमीन आए हैं? इन पोजीशन पे ब्रोमीन आए हैं। वापस बोलो क्या? 6 ब्रोमीन आए हैं और 6 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके आए हैं। एक ब्रोमीन आता है तो 80, एक ब्रोमीन आता है तो इफेक्टिवली 79 वेट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ब्रोमीन कितने आए हैं? 6 ब्रोमीन आ गए, 6 ब्रोमीन आए। ठीक है, बनाया नहीं स्ट्रक्चर, अब समझ लो ये तो। और तो इसमें अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ भी लिया इन्होंने कि ये जो कंपाउंड है उसमें हीट्रो एटम कितने, 1 मॉलिक्यूल में कितने हीट्रो एटम है। और क्वेश्चन में बोला भी है कि हीट्रो एटम हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट एटम्स हैं उनको हीट्रो एटम माना गया है। तो देखना जरा इस क्वेश्चन में हीट्रो एटम कितने हैं, इस कंपाउंड में हीट्रो एटम कितने हैं? 6 तो ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ जो OH है उनका तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं हमें। तो 6 तो ब्रोमीन है और 3 OH है, तो है ना इसमें 6 ब्रोमीन है और 3 ऑक्सीजन है। ये 30 नहीं है ना, 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल 9 हीट्रो एटम इसमें है। नाइन हीट्रो एटम्स आर में है। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हिंट भी दे रखा है अगले क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि P और S के बीच का जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है वो 172.5 का है ना। वो तो वैसे ही निकल जाएगा, हमने लोगों ने डायरेक्ट ही देख लिया है। इसमें P का और इस S के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस में निकाल के देख लो, भाई कंफ्यूजन हो जाए। वो कुछ एक ही फिनॉल से रिएक्शन कराना चाहता था कि 2 से कराना चाहता था, 3 से कराना, हमें क्या पता। क्वेश्चन में तो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, फिर भी कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे यही आ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। इसमें 3 को तो क्लोरीन को हटाया है हम लोगों ने, 3 क्लोरीन को हटाया है और उन क्लोरीन को रिप्लेस करके तो फिनाइल मतलब फिनॉल आया था और फिनॉल की पहला पोजीशन के हाइड्रोजन को भी हटा दिया था, है ना। तो क्लोरीन कितने हैं? 3 क्लोरीन है। 35.5 इंटू 3 कितना हो गया? मेरे को यार कैलकुलेटर के बिना मेरा काम चलता नहीं है। तो 35.5 इंटू 3 106.5, ये तो 3 क्लोरीन का वेट है। और वेट बढ़ा कितना? एक फिनॉल का वेट कितना होता है वो निकाल लेता हूँ। फिनॉल में कार्बन तो हो गए 6 और हाइड्रोजन होते हैं 6 और एक ऑक्सीजन होता है 72 और 6 और 16 कितना हो गया? 4 है, 1 8 और 9, 94 वेट होता है किसका? एक फिनॉल का, है ना, फिनॉल का। और फिनॉल में पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हट गया तब जाके वो इससे जुड़ा है। तो 93 इफेक्टिवली 93 वेट जो होगा एक इस जगह बढ़ेगा 93।
एक फिनॉल का, तो 3 फिनॉल का कितना हो जाएगा 93 इंटू 3 कितना हो गया, तुम तो फटाफट निकाल लेते हो 93 इंटू 3, तो ये हो गया 279। भाई वेट कितना बढ़ा है 279 और कम कितना हुआ है, 3 क्लोरीन को भी तो हटाया ना 106.5, तो इसमें से मैं 106.5 माइनस करता हूँ 106.5, आंसर आ रहा है इसको, इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है वही 172.5, तो 172.5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस का मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस क्या है 172.5। कैलकुलेट करना थोड़ा सा दिमाग लगा के, इन्हीं चीज़ों की हाँ यही तो, इसी में तो अटकते हैं हम लोग, मतलब जनरल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज आ जाता है। चलो आंसर अब आ गया अपना, एस यही है, हम लोगों ने निकाल ही लिया था एस। और अब क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन में ये इतना ही पूछा है कि एस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं प्लस हीट्रो एटम कितने हैं, हीट्रो एटम कितने, मतलब कार्बन भी काउंट करने पड़ेंगे और हीट्रो एटम भी काउंट करने पड़ेंगे। तो करते हैं ना काउंट, कार्बन कितने हैं 6, रिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 रिंग है ना, और एक रिंग में कितने कार्बन है 6, तो 42 तो कार्बन हो गए है ना, ये तो कार्बन है। नाइट्रोजन 2 2 2 6 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 1 2 3 ऑक्सीजन है, कितने हो गए 8 9 10 11 और ये 51 इसका आंसर आना चाहिए। इतना बड़ा नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का।